नवरात्र का समय चल रहा है। 9 संवत्सर का पावन पर्व चल रहा है। नए साल की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले आपको और आर्य प्रयास के दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आपका स्वागत करते हैं। आप जो है श्रमिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं। आप अपने आप को बार बार कहते हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि शूद्र कौन है। मैं शूद्र हूँ, आप भी कह रहे हो शूद्र हैं, शूद्रों के नेता हैं। तो इस पर कुछ स्पष्ट करिए आप लाइन। आपके चैनल के माध्यम से आर्य प्रयास के सभी दर्शकों को संवत 2080 भारतीय नववर्ष की सबको बधाई देता हूं। वास्तव में इस समय पूरे देश में राजनीति सनातन धर्म को कैसे विनष्ट किया जाए और सनातन धर्म पर कैसे कुठाराघात हो, हमारे तमाम राजनेता इसी पर लगे हुए हैं। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि हमारे धर्म ग्रंथों को उदाहरण दे करके और गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को लेकर के ये कुछ तथाकथित धर्म विरोधी तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं, उसके संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं कि वेदों में लिखा हुआ है, ब्राह्मणो यत् मुखमासीद बाहु राजन्याकृता उरु यत् तद वैश्यः पादभ्याम शूद्रो अजायत। अर्थात बुद्धिमान वर्ग जो वर्ण व्यवस्था में निश्चित किया गया है, बुद्धिमान वर्ग जो समाज को अच्छी तरह से दिशा दे सकता है, अच्छी तरह से समाज का संचालन कर सकता है, वह ब्राह्मण वर्ग का व्यक्ति है। जो समाज की रक्षा के लिए कृत संकल्प है, समाज की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है, वह क्षत्रिय है और समाज के भरण पोषण का जो कार्य कर रहा है उसको वैश्य की श्रेणी दी गई है वर्ण व्यवस्था में। और जो समाज की सेवा करने का काम करता है वह शूद्र की श्रेणी में कहा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग आज समाज को तोड़ने का जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, यह अत्यंत ही निंदनीय है। अगर वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो शूद्र की श्रेणी में मैं तो सबसे पहले अपने को शूद्र मानता हूं, क्योंकि सुल्तानपुर जिले भारतीय जनता पार्टी ने हमको समाज की सेवा के लिए, समाज के सबसे निचले वर्ग के लिए कार्य करने के लिए और सेवा करने के लिए श्रमिक प्रकोष्ठ का जो जिम्मेदारी दी है, तो मैं अपने आप को शूद्र मानता हूं और असली शूद्र मैं हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो एक कुटिल प्रवृत्ति का व्यक्ति, राक्षस वृत्ति जिसके अंदर भरी हुई है, उसको मैं रावण और कंस की श्रेणी में रखता हूं। वह किसी भी श्रेणी में नहीं आ सकता। हमारी सनातन संस्कृति की वर्ण व्यवस्था में उसका कोई स्थान नहीं है। जिस तरीके से लंका के राजा रावण का, जिस तरीके से कंस का और जिस तरीके से महिषासुर का, ये चूंकि नवरात्र का चल रहा है तो ये जो राक्षस जिनका हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है, उन सभी ने हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, हमारे देवी देवताओं के ऊपर कुठाराघात करने के लिए जिन लोगों ने कार्य किया था, उनको राक्षस की श्रेणी में रखा गया था। वो किसी वर्ण, किसी व्यवस्था में नहीं है। वर्ण जो है वह समाज के अच्छी तरह से संचालन के लिए जो है, इसीलिए वेदों में एक शरीर को ही वर्ण में विभाजित किया है। उदाहरण के रूप में कि जैसे मस्तक है वह ब्राह्मण है, भुजाएं जो हैं वह क्षत्रिय वर्ग में हैं, और उरु माने उदर, पेट जो है ये पूरी शरीर का पोषण करता है। जो भी हम भोजन करते हैं इसके माध्यम से हमारे शरीर में वो चाहे जल का संचार होता हो, चाहे ब्लड का संचार होता हो, ये पूरी शरीर का पोषण यही करता है। और पैर पूरी शरीर की सेवा करने का काम, पूरी शरीर को लाने, ले जाने, उठाने, बैठाने का जो भी कार्य होता है वह पैर का कार्य होता है। तो यह वर्ण व्यवस्था जो है वह कुशल संचालन के लिए एक ही पिता की सारी संतानें हैं और सभी लोग आपस में भाई हैं, न कोई ऊंच है न कोई नीच है। वह हमारी शरीर है और हमारी वर्ण व्यवस्था है। और उसी के अंतर्गत तुलसीदास जी ने जो लिखा है
ताड़ना शब्द पर बहुत तेजी के साथ ऐसे निम्न प्रवृत्ति के लोग आज बहस कर रहे हैं। मैं अवध क्षेत्र का रहने वाला हूं। तुलसीदास जी ने अपने जो महाकाव्य रामचरितमानस, जो हमारा पूज्य ग्रंथ है, जिसके बारे में आज ये नीच व्यक्ति तरह तरह की टिप्पणी कर रहा है, वह रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अवधी भाषा का मैं जानकार हूं, मैं अवध में ही पैदा हुआ हूं, हमारी मूल भाषा अवधी है। और ताड़ना का अर्थ सिर्फ देखभाल करना, संरक्षण करना, यह शाब्दिक अर्थ है ताड़ना। ताड़ना में आप किसी गांव में चले जाइए तो गांव का सामान्य आपको अनपढ़ व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा होगा वो भी बता देगा कि फला फलनवा को ताड़ रहा था। इसका मतलब कि वह उसको संरक्षण देख रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था। इसका कहीं अर्थ किसी का उत्पीड़न करना नहीं है, और शरीर में उत्पीड़न हो भी नहीं सकता है। मस्तिष्क किसी का सर अपने पैर को नहीं तोड़ सकता है, अपने पैर को कष्ट नहीं दे सकता है, और कोई पैर अपने हाथ को कष्ट नहीं दे सकता है, अपने उदर को कष्ट नहीं दे सकता है। इसलिए यह समाज का एक कुशल संचालन का विषय है। इसमें राक्षसी वृत्ति के लोग ये हर युग में रहे हैं। कोई ये स्वामी प्रसाद पहला व्यक्ति नहीं है कि जिसने समाज पर और भारतीय संस्कृति पर, सनातन संस्कृति पर हमला किया। इसके पहले भी लोग करते रहे हैं और उनको उसी श्रेणी में रखा गया है। वो हमारी वर्ण व्यवस्था के अंग नहीं है। यही सवाल बनता है सवाल ये बनता है कि सनातन पर, भारतीय संस्कृति पर ही कुठाराघात लोग क्यों करते हैं? यह सबसे आसान विषय है। भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करके और अपनी राजनीति को चमकाना, यह सबसे आसान विषय है। दूसरे धर्मावलंबियों पर अगर कोई चर्चा करता है तो उसके लिए फतवा जारी होता है। कहीं वो अरब से फतवा जारी होगा, कहीं ईरान से फतवा जारी होगा, कहीं वो किसी चर्च से फतवा जारी होगा, कहीं कोई बड़ा पोप जारी कर देगा। और उसके भय के कारण दूसरे समाज के, दूसरे वर्ग के लोगों पर किसी की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि हमारे संस्कृति के लोग ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। पूरी संस्कृति को, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए ये किसी का अहित नहीं चाहते, और अहित न चाहने वालों का या बुद्धिजीवी वर्ग का ही विरोध होता है। आप जो है गरीबों के, मजदूरों के नेता हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम जो है वहाँ आप श्रमिक प्रकोष्ठ से नेता हैं, जिला संयोजक हैं, तो श्रमिकों के लिए आपकी सरकार ने अभी हाल में कुछ नई व्यवस्थाएं आपने अपने जिले में, अपने नेतृत्व में क्या व्यवस्था करवाई है? हमको भारतीय जनता पार्टी ने श्रमिकों के बीच में कार्य करने का जब से अवसर दिया है, हम लगातार श्रमिकों के बीच गए हैं। और हमारे इस जिले में तमाम तरीके के उपेक्षित श्रमिक थे। असंगठित क्षेत्र के, चूंकि यह ग्रामीण क्षेत्र का जिला है, तो इसमें अधिकतर असंगठित श्रमिक ही थे। इनको सरकार की सुविधाएं मिले, इसके लिए हमने प्रयास करके और इनका रजिस्ट्रेशन करवाया, जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड हैं। वर्तमान में सुल्तानपुर जिले में लाखों श्रमिक रजिस्टर्ड हुए हैं। हमको जब जिम्मेदारी दी गई उसके पहले यहाँ पर 30-35 हजार के आसपास वही रजिस्टर्ड श्रमिक थे, जिसका कोई ठेकेदार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण रजिस्ट्रेशन कराता था और कोई पुरथाहाल नहीं होता था। आज जब लाखों की संख्या में श्रमिक रजिस्टर्ड हुए हैं तो उसका परिणाम यह हुआ है कि श्रम विभाग उनका देखभाल कर रहा है, उनकी हर तरह की सुविधाएं दे रहा है। और समाज के निचले वर्ग, जिसको कोई देखने नहीं जाता था, हमारी सरकार की योजनाएं थी, हमारी सरकार की योजनाएं थी, बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं, और कोई उनको पूछता नहीं था। कहीं पर वो किसी ग्राम प्रधान के या किसी इस तरीके के दलाल के चंगुल में फंस करके और योजनाओं का ज्यादातर प्रतिशत लोग लूट मार करते थे। लेकिन जब से हमको जानकारी दी, इस श्रम विभाग में जिम्मेदारी दी गई है, हम उनके बीच में जाते हैं और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ हम उनको दिलवा रहे हैं। मेरे प्रयास से इस सुल्तानपुर जिले में लगभग 30-32 ग्राम सभाएं हैं जो हमारे इसी बल्दीराय तहसील के अंतर्गत हैं,
जहां पर श्रमिकों का परिवार रहता था, लेकिन लोग उनसे बेगार करवाते थे, जानने पूछने वाला नहीं होता था। तो ऐसे लोगों को बेगार कराने के लिए लोग बताते थे, जबकि वो ग्राम समाज में निवास कर रहे हैं, ग्राम समाज की जमीन है, सरकार की जमीन थी और उसमें लोग निवास करते थे, लेकिन उनको लोग जाकर के दबंग लोग कहते थे कि तुम हमारी जमीन में रह रहे हो, तुमको ये हमारा बेगार करना पड़ेगा। और इसके कारण वो मजबूर होते थे। मेरे द्वारा उनके लिए प्रयास करके, और हम तहसील के अधिकारियों कर्मचारियों का धन्यवाद देंगे कि इन लोगों ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और हमारी सरकार की जो भी नीति थी, नीति के अनुसार उनको जहां पर वो निवास कर रहे हैं या अगर किसी दूसरे की जमीन में है तो वहां से भी हटा करके और उनको आवास के लिए पट्टा दिया गया, उनको ले जा करके वहां पर विस्थापित किया गया। हमारी सरकार ने उनको आवास दिया, पट्टा हमारे अधिकारियों ने दिया, हमारे कर्मचारियों ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने उनको आवास दिया, प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया। आज वो स्वयं की जमीन में निवास कर रहे हैं, स्वयं के मकान में निवास कर रहे हैं, बेकार से उनको मुक्ति मिली है। इनके लिए मैंने जो सर्वे करवाया, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल संयोजक हैं, हमारे बूथ के जो कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों से मैंने उनका सर्वे करवाया। कई जगह पर उनको जो है वो लाइट की समस्या थी। हमारे जिले में लगभग 516 लाइट वो उनको लग रही है और 2227 लाइट लगाने के लिए, उनको रोशनी देने के लिए जिले के अधिकारियों से मैंने आग्रह किया, उसके लिए पत्रावली शासन में पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी नीतियां हैं, हमारे केंद्र सरकार की जो भी नीतियां हैं, वो गांव और गरीब मजदूर के लिए पूरी तरह से खुली हुई है और उनको इसका सीधे लाभ मिल रहा है। बीच में न कोई दलाल रह गया है और न कोई दलाली हो रही है। वाले समय में लोकसभा चुनाव है, अब इसके दृष्टिगत रखते हुए आपकी अपनी कोई विशेष योजना है कि अब जिले में क्या लगाएंगे जिससे काफी अच्छा मजदूरों को लाभ मिले? धर्मेंद्र जी, इस संबंध में हम सिर्फ इतना कहेंगे कि लोकसभा चुनाव में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व हमको जो भी प्रत्याशी देगा उसको जिताने के लिए, अच्छे मतों से जिताने के लिए सरकार की नीतियों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और हमारा प्रत्याशी अच्छे से जीतेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं। हमको पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत या पार्टी के दृष्टिगत, मैं उसको पूरी तरह से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर साहब, यहाँ क्षेत्र के लोगों की एक वेदना है, मैं भी क्षेत्र में विचरण करता हूँ, आप भी यहीं रहते हैं, निवास करते हैं, क्षेत्र में आना जाना रखते हैं। सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ग्रामीण सड़कों की हाल अभी भी काफ़ी जर्जर है। तमाम गांव ऐसे हैं जो कहीं सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं। हम जहाँ बैठे हैं इस समय, आप जानते हैं कि यहाँ भी अभी हम सड़कों से नहीं पहुँच पाए हैं, जुड़ पाए हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं को लेकर के आप लोगों की कुछ कार्यक्रम में है कि यहाँ सड़कों का ये जो है कुछ इनका कल्याण होगा? देखिए, सड़कों के बारे में जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो आपने स्वयं कहा कि सड़कें अच्छी हैं। अभी हमारा देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है और आप सड़क देखेंगे तो इस जहाँ पर आप बैठे हैं यहाँ से नज़दीक सड़क हलियापुर बेलवाई मार्ग है। कभी ये सड़क न हो करके सीधे गड्ढे में ही तब्दील हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आज वो चमचमाती सड़क है। हम गांवों को, पुरवों को, ग्रामीण अंचल में, यानी गांवों को, पुरवों को जोड़ने की बात, ग्रामीण अंचल की हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण अंचल की बात कर रहे हैं। ग्रामीण अंचल में देखिए, हम जहां पर बैठे हैं ये इसौली विधानसभा का क्षेत्र आता है। हमारी और विधानसभाओं में सड़कें अच्छी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो कर्मठी हैं और काम कर रहे हैं। यहाँ पर दुर्भाग्य, चाहे हमारा कहें या इस क्षेत्र की जनता का कहें, दुर्भाग्य से 10 साल यहाँ पर अबरार विधायक थे जिन्होंने सिर्फ दलाली करने का काम किया और क्षेत्र के विकास के बारे में उनका कोई अपना विजन नहीं था। उन्होंने कभी कोई प्रस्ताव नहीं दिया। वर्तमान में ताहिर खां हैं, ये भी चूंकि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, दुर्भाग्य से यहाँ के विधायक हो गए हैं। इसके पहले यहाँ के वो सांसद रहे हैं। सांसद रहते हुए उनके ऊपर कबूतरबाजी का आरोप लगा है, जैसा आप लोग जानते हैं।
और ये वर्तमान में भी अपने उसी पुरानी नीति पर कार्य कर रहे हैं। इनका कोई अपना विजन नहीं है, क्षेत्र के विकास के बारे में इनकी कोई सोच नहीं है। अगर ये कोई क्षेत्र के समाज के विकास के लिए प्रस्ताव लेकर के हमारी सरकार के पास जाते हैं तो निश्चित ही इस क्षेत्र का भी विकास होगा। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर कार्य कर रही है। अब चूंकि यहाँ का प्रतिनिधि एक गंदी विचारधारा का व्यक्ति है, उसकी अपनी कोई सोच नहीं है, कोई उसका विजन नहीं है, तो उसको और ये प्रस्ताव प्रतिनिधि के आधार पर ही होना है। हमारे संस्कृति के लोग ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, पूरी संस्कृति को, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। इसलिए ये किसी का अहित नहीं चाहते और अहित न चाहने वालों का या बुद्धिजीवी वर्ग का ही विरोध होता है। आप जो है गरीबों के, मजदूरों के नेता हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम जो है वहाँ आप श्रमिक प्रकोष्ठ से नेता हैं, जिला संयोजक हैं, तो श्रमिकों के लिए आपकी सरकार ने अभी हाल में कुछ नई व्यवस्थाएं आपने अपने जिले में, अपने नेतृत्व में क्या व्यवस्था करवाई है? हमको भारतीय जनता पार्टी ने श्रमिकों के बीच में कार्य करने का जब से अवसर दिया है, हम लगातार श्रमिकों के बीच गए हैं और हमारे इस जिले में तमाम तरीके के उपेक्षित श्रमिक थे। असंगठित क्षेत्र के, चूंकि यह ग्रामीण क्षेत्र का जिला है, तो इसमें अधिकतर असंगठित श्रमिक ही थे। इनको सरकार की सुविधाएं मिले, इसके लिए हमने प्रयास करके और इनका रजिस्ट्रेशन करवाया, जो श्रम विभाग में रजिस्टर्ड हैं। वर्तमान में सुल्तानपुर जिले में लाखों श्रमिक रजिस्टर्ड हुए हैं। हमको जब जिम्मेदारी दी गई उसके पहले यहाँ पर 30-35 हजार के आसपास वही रजिस्टर्ड श्रमिक थे, जिसका कोई ठेकेदार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण रजिस्ट्रेशन कराता था और कोई पुरथाहाल नहीं होता था। आज जब लाखों की संख्या में श्रमिक रजिस्टर्ड हुए हैं तो उसका परिणाम यह हुआ है कि श्रम विभाग उनका देखभाल कर रहा है, उनकी हर तरह की सुविधाएं दे रहा है और समाज के निचले वर्ग जिसको कोई देखने नहीं जाता था, हमारे सरकार की योजनाएं थी, हमारी सरकार की योजनाएं थी, बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं हैं और कोई उनको पूछता नहीं था। कहीं पर वो किसी ग्राम प्रधान के या किसी इस तरीके के दलाल के चंगुल में फंस करके और योजनाओं का ज्यादातर प्रतिशत लोग लूट मार करते थे। लेकिन जब से हमको जानकारी दी, इस श्रम विभाग में जिम्मेदारी दी गई है, हम उनके बीच में जाते हैं और सरकार की सारी योजनाओं का लाभ हम उनको दिलवा रहे हैं। मेरे प्रयास से इस सुल्तानपुर जिले में लगभग 30-32 ग्राम सभाएं हैं जो हमारे इसी बल्दीराय तहसील के अंतर्गत हैं, जहां पर श्रमिकों का परिवार रहता था लेकिन लोग उनसे बेगार करवाते थे। डॉक्टर साहब, चुनाव बिल्कुल करीब में है, 1 साल के अंदर में ही लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इतना सब कुछ आपने बताया, बहुत कुछ किया है, तो आप चलते चलते अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को जो आपके कमेटी में आपके साथ सहयोग करते हैं, इनको आने वाले चुनाव के लिए और सारी व्यवस्थाओं के लिए क्या कहेंगे, कैसे कहते हैं? हमारे कार्यकर्ता चुनाव जीतने के लिए कृत संकल्प हैं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा है। हमको एक उम्मीदवार जो भी देंगे उसके लिए हमारे कार्यकर्ता पूरे अपने तन मन धन से लगेंगे और हम फिर से अच्छे मतों से यहाँ पर अपना एक प्रतिनिधि भेजेंगे और माननीय नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा मिला करके यह सुल्तानपुर जिले का प्रतिनिधि खड़ा रहेगा। हमारा देश आगे बढ़े और हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए और इस अपनी संस्कृति के लिए जो कुछ करना होगा सब करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।